जी हाँ, इनको जानते हैं, इनको क्या कहते हैं? परमाणु बम कहते हैं, एटम बम। जी हाँ, एटम बम यानी परमाणु बम, आइटम बम नहीं, एटम बम। जी, आपने सुना होगा कि काफी वर्ष पहले भी सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र पर किया था। अब ये परीक्षण इतना भयानक था कि आज भी जापान के इन क्षेत्रों पर परमाणु बम का विस्फोट का प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, तो परमाणु बम अन्य सभी बमों में अत्यधिक विनाशकारी और प्रभावशाली होता है। आज हम सीखेंगे परमाणु बम किस प्रकार से कार्य करता है तथा उसमें क्या क्या मटेरियल उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चूंकि संभवतः देखिए परमाणु बम मुख्यतः दो भागों में कार्य करता है। पहला जो इसका पार्ट होता है उसे प्राइमरी डिवाइस कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर इन पूरे आधे भाग को, इधर के भाग को क्या कहते हैं? प्राइमरी डिवाइस कहते हैं। जी हाँ, अब ध्यान दीजिए, परमाणु बम को अपने आप से फटने से रोकने के लिए किसका उपयोग? यानी प्राइमरी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? विखंडन न्यूट्रॉन आसपास के सभी परमाणु को तोड़ते हैं तथा विखंडनीय पदार्थ को अधिक द्रव्यमान में लाने के लिए गन इम्प्लोजन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा एक विखंडन की श्रृंखला बनी रहती है, विखंडनीय श्रृंखला बनी रहती है, जो कि प्राथमिक डिवाइस का उपयोग होता है। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डिवाइस, जो कि यहाँ से पूरे इस वाले भाग को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। ध्यान दीजिए, परमाणु हथियारों में थर्मोन्यूक्लियर हथियार के संलग्न घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन बम का में भी उपयोग किया थर्मोन्यूक्लियर हथियार का। तो जो ये घटना होती है, जो इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है इसके लिए किया जाता है, जो कि सेकेंडरी डिवाइस का पार्ट होता है। अब अगला हम यहाँ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बाहरी पार्ट से शुरू करेंगे, जो कि इसे क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, जिसे कहा जाता है विद्युतीय बम विस्फोटक, जिसे EBW के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये विस्फोटक जो होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विस्फोट की सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती है किसी विद्युतीय माध्यम से, प्रारंभिक तौर पे वो यहीं से शुरू होते हैं। यानी विस्फोट की जो सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से होती है। अब इसमें क्या होता है कि विखंडनीय पदार्थ के कोर के पास पारंपरिक विस्फोट तथा सटीक विस्फोट के लिए इसे डिजाइन किया जाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें जैसे कि फैटमैन बम आपने सुना होगा, जो कि नागासाकी पर विस्फोटित किया गया था। फैटमैन बम में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम पदार्थों का, अर्थात मटेरियल का उपयोग किया गया था विस्फोट के लिए। अब इसमें क्या होता है कि इस विस्फोट को प्रेरित करने के लिए एक पतले तार का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको यहाँ दिखाया हमने बनाया, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस विस्फोटन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए एक पतले तार का उपयोग किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक डिटोमिनेटर कहलाता है, यानी विद्युत विस्फोटक, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत बम विस्फोटक कहा जाता है। अब अगला हमारा क्या था? अगला हमारा आता है, सबसे पहले हम बाहरी पार्ट से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा क्या था? स्लो एक्सप्लोसिव लेंस। ध्यान दीजिए, स्लो एक्सप्लोसिव लेंस। जी हाँ, परमाणु हथियारों में उपयोग जो रंगीन भाग होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसी में जो सफेद भाग होता है यानी व्हाइट पार्ट, वो क्या करता है? वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कम करता है। अब ध्यान दीजिए, ऊर्जा को जो रंगीन पार्ट होते हैं ऊर्जा को क्या करते हैं? तीव्र करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? स्लो एक्सप्लोसिव लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि विखंडनीय पदार्थ, जो कि विखंडन के एक श्रृंखला को बनाए रखता है। अगला हमारा था फास्ट एक्सप्लोसिव लेंस, जो कि आपको ये वाला दिख रहा है यहाँ क्रॉसिंग चिन्ह वाला। ठीक है, फास्ट एक्सप्लोसिव लेंस। अब ध्यान दीजिए, परमाणु हथियारों में गोलाकार विस्फोटक प्रघात तरंगों को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फास्ट एक्सप्लोसिव लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये जो क्रॉस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे क्या, इसे फास्ट एक्सप्लोसिव लेंस कहते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्लो एक्सप्लोसिव लेंस कहते हैं। अब इसके हम अंदर जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसके हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट, पहली लाइन मिलेगी। पहली लाइन यानी जो यहाँ से आपको छूते हुए दिख रही, इसे कहते हैं यूरेनियम 238। ध्यान दीजिए, यूरेनियम 238 का उपयोग क्या किया जाता है? परमाणु विखंडन के रूप में
में किया जाता है, जो कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को तेज करता है अर्थात उसे प्रेरित करता है। ठीक है, तो क्या करता है यूरेनियम 238 का उपयोग परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए करते हैं। अगला हमारा आता है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ आता है बेरिलियम। बेरिलियम का उपयोग भी परमाणु बम में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, नहीं हाँ, यूरेनियम 238 का उपयोग परमाणु बम में परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, जो कि ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, बेरिलियम का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपको समझ आ रहा है, ध्यान दीजिए। यूरेनियम ये पतली वाली यानी ये पहली लाइन है, ये क्या है यूरेनियम की लाइन है। ठीक है, जो कि क्या करता है परमाणु रिएक्टर को प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा बेरिलियम है। ठीक है, जो कि ईंधन के रूप में ही उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा आता है क्या, अगला हमारा अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा भी जाएंगे तो हमारा ये पार्ट आएगा अगला, ये वैक्यूम। जी हाँ, देखिए वैसे परमाणु बम में किसी भी प्रकार से हवा का कोई उपयोग होता नहीं आमतौर पे, लेकिन ध्यान दीजिए परमाणु बम में प्रघात तरंग तथा अनावश्यक किरणों से बचने के लिए क्या किया जाता है, गर्म गैसों से बचने के लिए वैक्यूम का उपयोग किया जाता है, जो कि इसे सुरक्षा देता है। अब अगला हमारा जब इसके और अंदर जाएंगे तो हमारा ये जो आपको पहली लाइन मिल रही होगी, इसे कहते हैं ग्रेफाइट शॉक एब्जॉर्बर। ग्रेफाइट शॉक एब्जॉर्बर, ध्यान दीजिए ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट जानते हो क्या होता है, आपने पेंसिल तो देखी होगी ना, पेंसिल में जो काला पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं वो हमारा ग्रेफाइट होता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से परमाणु बम में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जो कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को धीमा करता था, तो उसकी गति को धीमा करता है। ठीक है, इस प्रकार से परमाणु विखंडन की प्रक्रिया बनी रहती है। तो ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु मंदक के अर्थात क्या मंदक के रूप में किया जाता है। अब अगला हमारा आता है, इसके हम और अंदर जाएंगे तो हमारा एक पार्ट मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ देखिए यहाँ मिल रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरेनियम 235। ध्यान दीजिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए तथा उसके जड़त्व को बनाए रखने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये भी एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी यूरेनियम जो जितने भी पार्ट है ये क्या होता है, ये ईंधन के रूप में अक्सर प्रयोग किए जाते ही हैं। आपने बम भी सुना होगा, जितने बम होते हैं उसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम सबसे अधिक शक्तिशाली ईंधनों में से माना जाता है, जो कि क्या करता है ऊर्जा को अत्यधिक समय तक बनाए रखता है। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे आगे क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम और जाएंगे तो हमारा जो यहाँ अंदर में एक लाइन मिले जो आपको ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो प्लूटोनियम का उपयोग आमतौर पर मंदक के रूप में किया जाता है, जो कि भी हमने आपको ग्रेफाइट को भी बताया था, तो इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दोनों की मात्राओं को अलग अलग रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि मंदक के भी मंदक को भी है, बट दोनों का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ तक तो आपको समझ आ नहीं है, अब यहाँ आपको जो बीच में मिल रहा होगा, देखिए इसमें एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं पिट, कहते हैं द पिट। देखो पिट को क्या कहते हैं, गड्ढा। अब परमाणु बम में एक गड्ढे के जैसे स्थान होता है जिसमें क्या होता है यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का गोला भरा होता है। ठीक है, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का गोला भरा होता है, जो कि विस्फोट को अत्यधिक तीव्र करता है। ठीक है, तो जो पिट होता है क्या, तो इसमें यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का गोला भरा होता है। अगला हमारा आता है आउटर कोजिंग, ये ऊपरी भाग, इसे क्या कहते हैं, इसे आउटर कोजिंग, यानी हम जाहिर से शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा इसे पूरा ऐसे लाइन होती है जो ढके रखता है अंदर के विस्फोटक पदार्थों को, उसे क्या उसे आउटर कोजिंग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये एक ऊपरी ढांचा होता है जो कि अंदर के सभी जितने भी पदार्थ होते हैं विस्फोटक पदार्थ उन्हें ढके रखता है तथा सभी प्रघात किरणों यानी तरंगों से क्या करता है, सुरक्षा देता है, जिससे क्या होता है कि अंदर में विस्फोट और अपने आप ना हो सके। नहीं तो कुछ ऐसी भी किरणें होती हैं जो कि यूरेनियम को क्या कर सकते हैं, अर्थात यूरेनियम को ऊर्जा दे करके और विस्फोटन की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आउटर कोजिंग का उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा आता है, इधर आते हैं थोड़ा सा बाहर के साइड में, इसे क्या कहते हैं, इसे देखिए यहाँ जो एक ये लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को, इस लाइन को कहते हैं बी रिफ्लेक्टर लाइनिंग।
बी रिफ्लेक्टर लाइनिंग। देखिए बी रिफ्लेक्टर लाइनिंग का निम्न अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है परावर्तन के रूप में। न्यूट्रॉन को क्या करता है, प्लूटोनियम को गड्ढे में धकेलता है, जो कि ये परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को लगातार बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा आता है, क्या आता है, अगला हमारा आता है डीटी न्यूटोनियम बीम। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिटर्मिनेटर पढ़ाया था, तो वो जो तार होता है, तार के बीच में जो गड्ढे होते हैं, जो स्थान होता है, उसे कहते हैं डीटी न्यूटोनियम बीम। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें जो डीटी न्यूटोनियम बीम होता है, इसमें न्यूट्रॉन का उपयोग आरंभक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, आरंभक के रूप में। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन का उपयोग आरंभक के रूप में किया, जो कि प्रक्रिया को शुरुआत करता है, शुरू करता है। ठीक है, अगला हमारा आता है, इधर आते हैं बाहर थोड़ा सा हम, यहाँ इस वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को, जो यहाँ पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को कहते हैं यूरेनियम ब्लास्ट हीट शील्ड। यूरेनियम ब्लास्ट हीट शील्ड। और ध्यान दीजिए, परमाणु विस्फोट हो तो गया भाई साहब, लेकिन परमाणु विस्फोट ना होने के लिए एक सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, परमाणु विस्फोट होने के बाद एक सुरक्षा के लिए, अर्थात उसके बचाव के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है यूरेनियम ब्लास्ट हीट शील्ड का। अब आपको तो समझ में आ भी, हमने इसके पहले कितने बार यूरेनियम को बताया, जो कि यूरेनियम 235 238 हमने कहा था, ये क्या ऊर्जा को बनाते हैं। ठीक है, ये विखंडनीय प्रक्रिया को जारी रखते हैं, क्योंकि यूरेनियम का मेन काम ही यही है। ठीक है, ऊर्जा को बनाए रखना। लेकिन देखिए, जो यहाँ प्रभाव को कम करता है, ये क्या था, इसमें यूरेनियम अकेला नहीं होता, इसमें यूरेनियम के साथ कुछ और में भी तत्व मिलाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे विस्फोटन के बाद उसके प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्योंकि ये वाली पार्ट यानी जालीनुमा दिख रहा है, इसे कहते हैं हनीकॉम्ब फाइबरबोर्ड सपोर्ट। हनीकॉम्ब फाइबरबोर्ड सपोर्ट, परमाणु हथियारों में हनीकॉम्ब फाइबरबोर्ड सपोर्ट का उपयोग सैंडविच पैनल के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि परमाणु बम के विस्फोट के बाद सुरक्षा तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हनीकॉम्ब फाइबरबोर्ड सपोर्ट का उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा आता है, क्या, अगला हमारा आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगला हमारा आता है ये वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलीस्टायरन फोम इंटीग्रेटेड विद पेंटेन गैस। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि जो हमारे परमाणु हथियार में पॉलीस्टायरन झाग होती है, ये हल्की झागदार संरचना बनाती है। ठीक है, अब हल्की झागदार संरचना बनाने के लिए क्या होता है, पेंटेन को बोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा क्या करते हैं, पॉलीस्टायरन फोम इंप्रेग्नेटेड विद पेंटेन गैस का उपयोग किया जाता है हल्की झागदार संरचना बनाने के लिए। ठीक है, अब अगला हमारा जो यहाँ ये वाला पार्ट आता है, इसे कहते हैं लिथियम 6 ड्यूटेराइड। ठीक है, लिथियम 6 ड्यूटेराइड, इसका भी उपयोग आमतौर पर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, इसका उपयोग आमतौर पर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगला हमारा आता है यहाँ स्पार्क प्लग। क्या है स्पार्क, देखिए स्पार्क प्लग प्लूटोनियम 239 यानी 239। देखिए प्लूटोनियम स्पार्क प्लग जो होता है, इसका उपयोग आमतौर पर द्वितीय चरण में संयंत्र की घटना को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड डिवाइस में जो सेकंड हमारी प्रोसेस होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है। अभी आपने बीच में सुना होगा कि देखो, अमेरिका और इजराइल तथा ईरान के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का मेन कारण क्या है, ध्यान दीजिए, इस युद्ध का मेन कारण क्या है कि ईरान चाहते को परमाणु बम बना सके, अर्थात वो परमाणु संपन्न देश बन सके। लेकिन वही में जो हमारे इजराइल हैं और अमेरिका भाई साहब हैं, ये चाहते कि आप मत बनाओ, जो हमारे पास ही रहे, क्योंकि इनकी दिक्कत पता है, इनको ये डर है, अगर ये भाई साहब बना लिए तो बाद में हमारे ऊपर छोड़ेंगे, इनको डर केवल इसी बात का है। लेकिन ईरान चाहता है कि हम बनाए। देखो कोई गलत बात नहीं है, देखो हर इंसान को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, हर देश को, ठीक उसी प्रकार से। तो देखो अगर वो बना रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन इनको किसी और को इनको क्यों अपनाए खाता है, क्योंकि भाई साहब बगल में है, बगल में कौन है, इजराइल है।
इस प्रकार से अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम न बना सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे वहां से समझते हैं। आगे हमारा क्या है, डायल ए यील्ड कंट्रोल, डायल ए यील्ड कंट्रोल। ध्यान दीजिए, डायल ए यील्ड कंट्रोल परमाणु बम में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा हम पानी पीते फिर हम आपको पढ़ाते हैं। ओके, जी हाँ, डायल ए यील्ड कंट्रोल, डायल यील्ड कंट्रोल का उपयोग आमतौर पे क्या परमाणु बम में, डायल एंड यील्ड का उपयोग परमाणु बम में क्या किया जाता है, स्थान चयनित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि परमाणु बम को अत्यधिक सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, अर्थात स्थान चयनित करने के लिए तथा एक विशेष विस्फोट के लिए, जिसमें डायल का उपयोग किया जाता है परमाणु बम के विस्फोटन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, तथा यील्ड शील्ड का उपयोग किया जाता है परमाणु बम में सटीक विस्फोट की प्रक्रिया को सेटअप करने के लिए। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रिक रेसवे। देखिए, इलेक्ट्रिक रेसवे का देखिए परमाणु में वैसे तो किसी प्रकार के विद्युत तार का उपयोग किया नहीं जाता है, मतलब अंदर में उपयोग होता नहीं, लेकिन क्या होता है कि परमाणु बम में इलेक्ट्रिक रेसवे का उपयोग जो विद्युत तार होते हैं उसको रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम गैस रिजर्वेशन। देखिए, क्या है, ट्रिटियम एंड ट्रिटियम गैस का उपयोग परमाणु बम में विखंडन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ट्रिटियम गैस का उपयोग परमाणु बम में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला हमारा आता है यहाँ अल्टीमीटर फ्यूज कंट्रोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे बैरोमेट्रिक फ्यूज भी कहते हैं। देखिए, परमाणु बम को किस ऊंचाई पर ले जाके विस्फोट करना है इसको समझने के लिए, अर्थात इसका निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टीमीटर फ्यूज का उपयोग करते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है आर्मिंग कंट्रोल। देखिए, परमाणु बम में क्या होता है, परमाणु बम में आर्मिंग कंट्रोल का उपयोग इसलिए का एक सुरक्षा तंत्र होते हैं जो कि परमाणु बम को अपने आप से फटने के लिए रोकते हैं, अर्थात इसे कब फटना इससे हम डिसाइड करते हैं। तो जो हम ये चीज़ को डिसाइड करते हैं क्या होता है, आर्मिंग कंट्रोल के माध्यम से होता है। तो ये चीज़ें थी हमारी परमाणु बम के बारे में। तो आपको समझ, देखिए फिर से दोहराते। देखिए, सबसे पहले परमाणु बम की जो विस्फोटन की प्रक्रिया होती है क्या होती है, इलेक्ट्रिक डिटोमिनेटर के माध्यम से शुरू होती है, जो कि हमारा क्या कहता है, हम इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं और यहाँ से जो ये मटेरियल हमारे क्या होते हैं, एकदम हीट होना शुरू होते हैं। उसके बाद हमारे लिस्ट जो हमारी विखंडन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो अंदर में यहाँ भी ये प्रक्रिया जैसे जारी रहती है। ठीक है, अब जब एकदम विस्फोट लास्ट टाइम पे जाता है तो विस्फोट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, नीचे सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु विस्फोटन की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार से परमाणु विस्फोटित किया। तो ये सब थे आमतौर पे जो पदार्थ जो कि परमाणु बम में उपयोग किए जाते हैं।